तो चलिए हम अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के पार्ट 2 में प्रस्थान कर रहे हैं। तो 6, 7, 8 जैसे कि आपको मैंने बताया था साथ में पढ़ने वाली सेक्शन है। 6, 7 के बाद अब 8 मैंने पार्ट 2 में इसलिए रखी है ताकि आप मेरी दूसरी वीडियो भी देखें। तो ये थोड़ा सा मैं मीन हूँ इसके लिए, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो 6, 7, 8 खट्टी ही पढ़ी जाने वाली सेक्शंस हैं, तो आप दोनों वीडियोज़ को आपको सुनना पड़ेगा। तो ये दूसरी वीडियो है हमारी पार्ट 2 में, जो हम सेक्शन 8 से शुरू कर रहे हैं और इसको हम सेक्शन 11 तक लेकर जाएंगे एंड देन 12 to 24 का अलग वीडियो बनेगा। तो सेक्शन 8 जो है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पर एक तरह से प्रेशर और बार कर रहा है। 6 और 7 में हमने ये पढ़ा था कि हम डिसेबिलिटी के राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। बीइंग अ प्रोसीजरल लॉ, लिमिटेशन जो एक्ट है वो डिसेबिलिटी वाले लोगों को, जो लोग शिकार हैं किसी डिसेबिलिटी का, उसको टाइम पीरियड दे रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं लिमिटेशन पीरियड की, ताकि वो अपना सूट, अपनी रेमेडी को अवेल कर सकें। ये ना हो कि किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इन्फॉर्मिटी की वजह से उनका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो जाए, बाढ़ हो जाए, तो फिर भगवान की तरफ से भी उनके ऊपर मार और लॉ की तरफ से भी उनके ऊपर मार। तो भाई कहाँ है जस्टिस? तो जस्टिस कहीं तो मिले। तो सेक्शन 8 जो है वो कह रही है कि ठीक है, हम जस्टिस देने को तैयार हैं, हम डिसेबिलिटी का सोच रहे हैं, इन्फॉर्म लोगों का सोच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग उनको इतना टाइम पीरियड दे दें ताकि वो कभी भी आएँ, आराम करें, क्योंकि वो डिसेबल्ड थे। हमारी वजह से तो नहीं थे, हमने तो नहीं किया था उनको डिसेबल्ड। तो हम इतना क्यों उनको ऊपर रखें कि भाई आप ही हो, आप जब मर्जी आओ, क्योंकि आप डिसेबल्ड थे तो आपके पास तो बहुत पावर आ गई भाई, क्योंकि आप डिसेबल्ड हो तो आपके पास सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है। सेक्शन 8 यही बार लगा रही है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पर, कि वो ये बोल रहा है कि आप जब किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कोई पर्सन डिसेबिलिटी का शिकार है, लेप्रोसी का शिकार है, ल्यूनेटिक है, या फिर वो माइनर है, माइनर इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, वी आर ऑल्सो गॉन थ्रू दैट। माइनर कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ अनलेस ही अटेन्स द एज ऑफ 18 years. So if he is a minor, if he is suffering from leprosy or suffering from lunatic or whatever will be the, so if there is a disability, section 6 and section 7 says that his limitation period will got extended and his period will going to start when his disability ceases. बट दैट इज़ नॉट द केस। सेक्शन 8 बोलता है कि मान के चल लेते हैं कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ और आप उस समय डिसेबल्ड थे। लेट्स फॉर एग्जांपल आपकी उम्र उस समय 5 साल या 8 साल थी, चलो 8 साल मानकर चल लेते हैं, और आपका लिमिटेशन पीरियड था 6 साल का। लेट अस सपोज 6 साल का लिमिटेशन पीरियड था। कोई राइट ऐसा आपका इन्फ्रिंज हुआ जिसका लिमिटेशन पीरियड में बोला है कि उसको 6 साल के अंदर आप लेकर आओगे तो कोर्ट आपको सुनेगी, वरना कोर्ट आपके सूट को, एप्लीकेशन को या अपील को डिसमिस कर देगी। तो जब 6 साल बीते तो आपकी उम्र हो गई 14 साल। अरे फिर भी डिसेबल्ड है और 6 साल तो बीत गए, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। सेक्शन 6 और 7 पढ़ोगे तो वो बोलेगा लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। 6 और 7 बोल रहा है लिमिटेशन पीरियड तो स्टार्ट ही हम तब करेंगे जब आपकी डिसेबिलिटी सीज होगी। तो हम तो खुश हैं भाई, हमारा डिसेबिलिटी पीरियड जो चल रहा है, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही हम 18 साल के हुए हमारा डिसेबिलिटी सीज हो गया। अब क्वेश्चन ये उठकर दिमाग में आता है कि क्या अब से मेरे 6 साल शुरू होंगे? सेक्शन 8 बोलता है नहीं, किसी भी राइट के लिए जो आपने कोर्ट में लेकर के आना था, जो आपको रेमेडी लेना था, उसका टाइम पीरियड अगर 3 साल से ज़्यादा का था, जैसे अभी हमने पढ़ा 6 साल का था, 8 साल का था, 10 का था, 12 का था, 14 का था, और वो टाइम पीरियड आपकी डिसेबिलिटी में रहते रहते एक्सपायर हो गया, तो जब आपकी डिसेबिलिटी सीज हुई तो आपको मैक्सिमम 3 साल का समय मिलेगा उस सूट को और उस एप्लीकेशन को फाइल करने का। क्लियर हो गए हम यहाँ पर कि हमको मैक्सिमम पीरियड डिसेबिलिटी सीज होने के बाद 3 साल का दिया जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग इस बात पर क्लियर हो गए कि अगर कोई लिमिटेशन पीरियड ने बार किया है किसी राइट की रेमेडी को जिसका पीरियड 3 साल से ज़्यादा का था और वो सारा पीरियड एक्सपायर हो गया, तो हमको मैक्सिमम 3 साल ही मिलेंगे सूट फाइल करने को। यानी कि 18 साल के बाद मुझे 21 साल की उम्र तक ही सूट फाइल करना है, उसके बाद मेरा सूट टाइम बार्ड हो जाएगा। 6 साल नहीं मिलेंगे, 3 साल ही मिलेंगे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझना और पढ़ना ज़रूरी है। क्या कह रहा है वो
कह रहा है कि अब आपकी उम्र है 8 साल, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ी, लेकिन अब आपका लिमिटेशन पीरियड किसी राइट का, दूसरा कोई राइट होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहां पर आपको टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 12 साल मिल गए आपको जी। लिमिटेशन पीरियड ने कहा कि ये सूट आप 12 साल में लेकर के आ सकते हो। अरे क्या बात है। तो हम लोग जब 18 साल के हो गए तो 10 साल बीत गए, 2 साल अभी भी पड़े हैं मेरे को सूट लेकर आने में, क्योंकि मेरा 12 साल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या 18 साल के बाद मेरे पास 2 ही साल रह गए या मुझे 3 मिलेंगे जो मुझे पिछले एग्जाम्पल में मिल रहे थे? तो लॉ यहां पर भी क्लियर कर रहा है कि अगर कोई टाइम पीरियड जिसका टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा का है और वहां पर जब आपकी डिसेबिलिटी सीज हुई, वहां पर टाइम पीरियड 2 साल, जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल का रह गया है, वहां पर आपको फिर से पूरे 3 साल दिए जाएंगे। यानी कि जहां पर किसी राइट की रेमेडी अवेल करने का टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा का है और डिसेबिलिटी सीज होने के बाद वो टाइम पीरियड 3 साल से कम का बचा है, तो आपको पूरे 3 साल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर डिसेबिलिटी सीज होने के बाद मेरे पास 3 साल से ज़्यादा का समय बचा है, तो क्या तब भी मुझे 3 साल ही मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी सीज होने के बाद अभी 5 साल बचते हैं, अभी 6 साल बचते हैं कि आप कोर्ट में जा सकते हो, 7 साल बचते हैं, तो आपको वो पूरा 7 साल का 6 साल का समय दिया जाएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा बचते हैं तो आपको ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के तहत जो आपका चल रहा था वैसे आपका चलता रहेगा और आपको वो टाइम पीरियड मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप 8 साल के थे और आपके पास लिमिटेशन पीरियड मान लेते हैं 18 साल का था, तो जब आप 18 साल के हुए तो आप 10 साल निकाल लें 18 साल से, तो आपके पास रह गए 10 साल अभी भी सूट फाइल करने को। तो आपको वो पूरे 10 साल मिलेंगे, वो 3 साल नहीं मिलेंगे, आपको पूरे 10 साल मिलेंगे सूट फाइल करने के। तो क्लियर हो गए कि जहाँ पर हमारे पास डिसेबिलिटी सीज होने के बाद लिमिटेशन पीरियड 3 साल से कम का रह जाता है तो वहाँ पूरे 3 साल मिलेंगे। जहाँ पर डिसेबिलिटी सीज होने के बाद 3 साल ज़्यादा का टाइम पीरियड बचा हुआ है तो आपको वो पूरा टाइम मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेंगे, वही जितना टाइम बचा हुआ है पूरा का पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिमाग में अराइज हो गया, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको कोई सूट कोर्ट में लेकर के आना है तो आपको 2 साल में लेकर के आना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें? यहाँ तो टाइम पीरियड ही 2 साल का है। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरी उम्र है 14 साल, मैंने लिया है एक प्ले स्टेशन, मेरे फादर साहब ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया और बिल मेरे नाम का कटवा लिया। अरे यार, यहाँ तो फंस गए। अब बिल मेरे नाम का, यानी कि पार्टी तो मैं, प्ले स्टेशन घर लेकर के आए और प्ले स्टेशन चली नहीं। पापा कहते कोई बात नहीं बेटा, नहीं ले लेंगे। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने बोला नहीं, मेरे पापा ने पैसे खर्चे हैं, मैं तो यही प्ले स्टेशन लूँगा उन कंपनी वालों से वापस, कि भाई मैंने पैसे खर्चे हैं 20,000, 30,000, 40,000, तो ये क्या ला कर दे दिया डब्बा मुझे जो चला ही नहीं, तो मैं क्या करूं इस डब्बे का? तो फादर साहब कहते हैं छोड़ यार, कोई बात नहीं, नहीं ले ले, छोड़, कौन जाएगा कोर्ट में जाकर के सूट फाइल करेगा, वकील करेगा, कौन ये सब झंझट करेगा? तो आप बोलते मैं भी कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मैं भी माइनर हूँ। तो मैंने अपने एक वकील अंकल से पूछा है, उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम तो कोर्ट नहीं जा सकते हो, अभी तुम तो अभी माइनर हो, तो पार्टी तो नहीं बन सकते हो। तो इस केस में मुझे वकील अंकल ने एक राय दी है। उन्होंने बोला है बेटा तू 14 साल का है, टाइम पीरियड है 2 साल का, जब टाइम पीरियड एक्सपायर होगा तू होगा 16 साल का, तब भी तेरी डिसेबिलिटी चल रही है। जब तू 18 साल का होगा तब सूट फाइल कर देना। लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 18 साल के बाद कब सूट फाइल करना, कब नहीं करना। लेकिन हमारे दिमाग में आ गया। हमने बोला कि टाइम पीरियड 2 साल का है, 18 साल के बाद उसे कितना टाइम पीरियड मिलेगा सूट फाइल करने का? अब तो पढ़ते आ रहे हैं 3 साल मिलेंगे। यहाँ पर लॉ ये बोलता है कि किसी रेमेडी का जो आप कोर्ट में अवेल करने आए हो, उसका टाइम पीरियड अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर 3 साल से कम का है तो आपको वही पीरियड मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर कोई सूट लेके आने का टाइम 1 साल, 1.5 साल या 2 साल है तो आपको 3 साल आपकी डिसेबिलिटी सीज होने के बाद नहीं मिलेंगे, आपको 2 साल या 1 साल ही मिलेगा। जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन है वही अप्लाई होगा। यानी कि जब वो लड़का 18 साल का हो जाएगा तो वकील की टांग पकड़नी पड़ेगी भैया, क्योंकि वहाँ से 2 साल ही हैं, 3 साल नहीं है, 2 ही साल हैं सूट फाइल करने के, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड में हमको दिए ही 2 साल के हैं, तो हमें क्यों मिल जाएंगे 3 साल? जब सारी दुनिया को 2 साल मिल रहे हैं तो आपको भी 2 ही साल मिलेंगे।
तो पकड़ो टांग और 2 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करवा लो, और PS स्टेशन जो प्ले स्टेशन वाले हैं उनसे प्ले स्टेशन भी क्लेम करो और साथ में कंपनसेशन भी क्लेम करो, और वो कंपनसेशन ला करके वापस फादर को दो कि लो मैंने आपका राइट इन्फ्रिंज जो हुआ था वो मैंने अवेल करवा लिया है। ठीक है, समझ में आई? तो सेक्शन 9 बहुत सिंपल सा बात करती है, ये भी डिसेबिलिटी के ऊपर ही है, लेकिन ये सेक्शन इतना कोई खास सेक्शन पूछा नहीं जाता है पेपर के अंदर। ये बोलता है कि अगर कोई डिसेबिलिटी आपको थी और लिमिटेशन पीरियड के रहते रहते आपकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, आप ठीक हो गए, बढ़िया हो गए, तंदुरुस्त हो गए, सूट फाइल करने के लायक हो गए, लेकिन सूट फाइल आपने नहीं किया और 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, लिमिटेशन पीरियड तो चल रहा है, क्योंकि जैसे डिसेबिलिटी सीज हुई लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट रन, ये तो आप सबको पता है। व्हेन अ डिसेबिलिटी सीजेस लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट रन, और वो किस हिसाब से रन करेगा वो सेक्शन 8 में हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 महीने के बाद आप दोबारा से कोई डिसेबिलिटी, यानी कि आप 18 साल के नहीं थे जब आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ, जब आप 18 साल के हुए आपको टाइम पीरियड मिला, वही टाइम पीरियड सेक्शन 8 में जो हम पढ़ करके आए हैं। आप 19 साल के हुए, 20 साल के हुए, सफरिंग हो गया, इंसेन हो गए, डिसेबिलिटी हो गई। तो जब आपका लिमिटेशन पीरियड 18 साल के बाद चलना शुरू हुआ था ना, वो आपकी डिसेबिलिटी आने से रुकने नहीं वाला है, वो अब चलता ही चला जाएगा। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, व्हेन योर डिसेबिलिटी सीजेस time will start run and it will not end or it will not pause off your disability. Once it gets started it will start and will end at his time, वो रुकने वाला नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी सीज हो गई और टाइम पीरियड शुरू हो गया, उसके बाद अगर आप दूसरे डिसेबिलिटी में सीज वो हो जाते हैं तो टाइम रुकेगा नहीं, आपका टाइम चल रहा है और वो चलता ही चला जाएगा। सेक्शन 10 बहुत क्लियर लैंग्वेज में वर्ड्स में ये बोलती है कि लिमिटेशन एक्ट ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ट्रस्ट एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ट्रस्ट जानते हैं आप क्या होता है? ट्रस्ट होता है 3 पार्टी से, एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है ओनर, और एक होता है बीच का, इसको इंटरमीडिएटर बोलो या आप केयर टेकर बोलो। 3 पार्टीज होती हैं जिसमें ओनर जो है ना वो बेनिफिशियरी को राइट्स देता है, अपने प्रॉपर्टी देता है, राइट्स देता है, ओनरशिप टाइटल देता है। लेकिन क्योंकि ये जो है ना, ये जो बेनिफिशियरी है ये माइनर है, ये उस बिज़नेस को नहीं चला सकता, ये माइनर होने की वजह से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है ओनर, ये बीच में एक पर्सन बिठाता है, कहता है भाई तू टेक केयर कर सारे बिजनेस की, जब तक ये पर्सन एबल्ड नहीं हो जाता बिजनेस संभालने के लिए। अब ये जो बीच का पर्सन है इसका काम सिर्फ इतना है कि जब तक वो पर्सन एडल्ट नहीं हो जाता, एबल नहीं हो जाता, तब तक वो बिजनेस को चलाए। लेकिन साथ में उसके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हम ट्रस्ट एक्ट में पढ़ करके आए होंगे। वो ड्यूटीज़ ये हैं कि उसको अकाउंट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं, और ट्रस्ट के अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब है कि जो जिसने प्रॉपर्टी दी थी वो भी कभी भी देख सकता है, और जिसके नाम प्रॉपर्टी होने जा रही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कभी भी देख सकते हैं। जो बीच का बंदा है वो एक दफ़ा घर बैठकर सोचता है कि यार मेरा क्या, प्रॉपर्टी किसी की, जानी किसी को, मैं किसकी मेहनत कर रहा हूँ भाई, मुझे क्या मिल रहा है बीच में से। तो वो कहता है क्यों ना ऐसा करें, थोड़ा घपला करते हैं अकाउंट्स में, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए निकाल लेते हैं, 4 लाख निकालते हैं, हर महीने का लाख लाख रुपए निकाल लेते हैं। क्या पता चल रहा है किसी को करोड़ों का बिजनेस। जब बेनिफिशियरी को जाएगा वो तो वैसे ही खुश, क्योंकि वो तो उसको तो पता कुछ नहीं और 7 करोड़ों का बिजनेस आ गया। तो कर लेते हैं ऐसा। करने के बाद घपला, फ्रॉड जो भी उसने किया, अकाउंट जब ट्रांसफ़र हुए, बेनिफिशियरी एडल्ट हो गया, एबल्ड हो गया, उसको अकाउंट ट्रांसफ़र हो गए, अब वो ओनर बन गया। जब वो ओनर बना उसने भी चलाया बिजनेस, 27 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, उसने अकाउंट्स बुक में देखा कि भाई ये तो घपला हुआ पड़ा है, ये जो इंटरमीडिएटर बीच का बंदा था इसने तो लाख रुपए निकाला है हर महीने का, कहाँ यूज़ किया। अब वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाकर बोलेगा सर इसने घपला किया है, मेरा ओनर जिसने प्रॉपर्टी मुझे दी थी ये केयर टेकर था, लेकिन ये अपने पैसे यूज करता रहा कंपनी के, अब क्या करेंगे। तो वहां पर वो केस आपका, वो सूट आपका कोर्ट इंस्टीट्यूट भी करेगा और एंटरटेन भी करेगा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड लगता ही नहीं है। तो कभी भी लेकर के आओ ट्रस्ट के सूट, क्योंकि यहां पर जो पर्सन है वो है माइनर, वो मेजर हुआ जब मर्जी।
लेकिन मेजर होने का मतलब ये नहीं कि वो साथ ही पहचान ले कि फ्रॉड कौन से किए इसने, कौन से घपले किए इसने। फ्रॉड और घपले इस तरह के वो क्राइम होते हैं, इस तरह के सिविल रॉन्ग होते हैं जिसमें विक्टिम को पता ही नहीं होता वो विक्टिम बन चुका है। तो जहां पर बंदे को पता ही नहीं है वो विक्टिम बन चुका है, तो वहां लिमिटेशन पीरियड कैसे स्टार्ट करोगे? मेरे को पता ही नहीं मेरा राइट इंफ्रिंज हुआ है, तो मैं क्या करने जाऊँ कोर्ट में? तो जहां पर आपको इस तरह की चीजें हैं जो ट्रस्ट एक्ट के अंदर आती हैं, वहां पर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई ही नहीं होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 1 का वीडियो, और आप इसको प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सेक्शन 12 से लेकर 24 तक की जितनी भी सेक्शंस हमारी इस लॉ में बची हैं, वो मैं पार्ट 3 में आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी करूंगा। और कोई भी कमेंट्स आप दे सकते हैं, अगर कोई मेरे को कोई सुधार की ज़रूरत है या अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।